वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और चर्चा खास में बात करेंगे उत्तराखंड को लेकर। जहां उत्तराखंड में धामी सरकार के एक महीना लगभग पूरा हो चुका है और इस एक महीने में किस दिशा में जो सरकार है वो जाती दिख रही है, उसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी हैं। नीरज कोहली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और देवेंद्र भसीन जी उपाध्यक्ष भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नीरज भाई सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके से नीरज भाई कहा जा रहा था, आप देखिए लगातार उत्तराखंड को लेकर बहुत सारे मिथक थे। इस बार सब मिथक टूट गए, कोई मिथक बचा नहीं। और ये भी कहा जा रहा था कि धामी अभी अनाड़ी हैं, धामी अभी नए हैं। बहुत सारे आरोप अपने यहाँ से भी और विपक्ष के भी बहुत सारे आरोप भी लग रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जो उत्तराखंड की जनता है उसने मोहर लगाई, और ऐसी वैसी मोहर नहीं लगाई कि आसपास छोड़ दिया हो। पूर्ण बहुमत जिसे कहेंगे एकदम आंधी वो दी और लगभग 47 सीटें वहाँ पर आई हैं। तो ऐसे में जो ये 30 दिन अब हुए हैं उसे लेकर आप क्या देखते हैं कि जो सरकार है उसका एजेंडा किस तरफ जा रहा है? क्योंकि अभी तक तो ये था कि भाई अभी समय नहीं मिला था, लेकिन अब कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से ही पता लग जाता है कि किस दिशा में सरकार जा रही है। क्या कहेंगे आप अगर आप 30 दिनों की समीक्षा करें तो? संजय जी, देखिए, वैसे तो ईमानदारी की बात यह है कि किसी भी सरकार के प्रथम महीने 1 महीने के कार्यकाल पर मतलब की समीक्षा करना मेरे ख्याल से अपर्याप्त समय है। जी। लेकिन फिर भी अगर सरकार की तरफ से उपलब्धियां अगर आ रही हैं निकल के, तो फिर समीक्षा का विषय बनता है, जैसा कि आपने रखा हुआ है। तो देखेंगे कि सरकार ने जो फोकस किया है अपना, थोड़ा सा कानून व्यवस्था को लेके किया है हम्म। और सुशासन पे किया है। जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार ने 2-3 फैसले लिए हैं। इस दिशा में सरकार थोड़ा-सा आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये है कि अभी सरकार ने दिशा पकड़ी है। जब आप कोई निर्णय लेते हो और उस निर्णयों के बाद जब आप उस पे क्रियान्वयन करते हो और उसके बाद जब परिणाम आते हैं और परिणाम के बाद फिर आप गुण और दोष के आधार पर आप एक नतीजे पे पहुँचते हो कि भई ये सरकार का फैसला कैसा रहा। तो अभी मैं समझता हूँ कि काफ़ी दूरी की बात है, लेकिन फिर भी एक बात सोचने की ये सार्थक है कि सरकार पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो मूल समस्याएँ हैं, बड़ी समस्याएँ हैं संजय भाई, वो यहाँ की ये है कि जो मुद्दे थे मेन, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महँगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार बहुत बड़ा मुद्दा है। कल जी। ही आप देखेंगे मीडिया में और तमाम जगह आपको देखा होगा कि एक लड़की रुड़की से जिसकी थोड़ा-सा कंडीशन खराब हो गई थी, वो रुड़की से पहले हरिद्वार आए, हरिद्वार से ऋषिकेश एम्स आया और ऋषिकेश एम्स से देहरादून में आए, जो प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज है। उसको आईसीयू बेड नहीं मिला उस लड़की को और उसकी डेथ हो गई लड़की। तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, मुझे लगता है इस पर ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, इस पर तेज़ी से सरकार को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र है, अपना जो दृष्टि पत्र है, सरकार ने उन उस दृष्टि पत्र में बहुत सारे वायदे भी किए हैं, सरकार बढ़ेगी भी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इन पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पर आपने कानून व्यवस्था एक अहम चीज़ है, मैं मानता हूँ। जीरो टॉलरेंस की नीति भी एक अहम है, क्योंकि किसी भी प्रदेश की अगर शेप या रूपरेखा देखी जाए, तो इन चीज़ों से ही रूप निकलता है प्रदेश का। लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जो जिनसे लोग करा रहे हैं, बेरोज़गारी, महँगाई, ये बहुत बड़ी चीज़ है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ये सब चीज़ें हैं, इस पर मुझे लगता है कि सरकार को तेज़ी से काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल है। देवेंद्र भसीन जी, क्या कहेंगे आप? और हमारे साथ अमरजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं। अमरजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धन्यवाद। देवेंद्र जी बोलिए। स्वामी जी, श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो पहली इनिंग थी मुख्यमंत्री के नाते, हम्म। उन्होंने अपनी गति का प्रकटीकरण उसमें कर दिया था। केवल 5.5-6 महीने मिले थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने 500 से अधिक बड़े फैसले लिए और बहुत तेजी से काम किया। अब जब हम उनकी दूसरी पारी की बात देखते हैं, तो पहला महीना, जैसा कि आपने कहा, अभी पूरा हुए 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन पहले महीने के अंदर जो उन्होंने गति दिखाई है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए और प्रदेश की जनता स्वागत कर रही है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अगर मैं गिनती करना शुरू करूं, तो हमको ध्यान होगा कि चुनाव से तुरंत पहले धामी जी ने कहा था कि हम प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और पहली कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में निर्णय ले लिया गया और इसके बारे में आगे कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है।
और पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा है। और हम जानते हैं कि समान नागरिक संहिता अपने आप में प्रदेश के लिए भी और पूरे देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये धामी जी ने जो कहा वो किया है, ये बात मैं अधिक जोर देके कहना चाहता हूँ। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या हम जानते हैं इस समय है कि कई प्रकार के सामाजिक तत्व जो है वो हमारे उत्तराखंड में चले आते हैं, उनका पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से अपराध करके यहाँ पर शरण ले रहे हैं। लेकिन उन सारी बातों का निराकरण करने के लिए धामी जी के द्वारा जो सत्यापन कार्य प्रारंभ किया गया है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय काफी संख्या में ऐसे लोग पकड़ में आ रहे हैं जिनका की पिछला जो बैकग्राउंड है वो संदिग्ध है। और अभी 2 दिन पहले की नैनीताल से ही खबर थी कि 400 ऐसे लोग गायब हो गए हैं जो पहले वहां काम कर रहे थे, क्योंकि उनके पास फर्जी कागजात थे। जब सत्यापन शुरू किया गया तो लोग अपने आप गायब हो चुके हैं। तो ये स्थिति केवल नैनीताल की नहीं है, ये पूरे प्रदेश के अंदर, और ये प्रदेश की कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्र की एकता के लिए महत्वपूर्ण है, सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक सीमांत राज्य हैं। अभी जो बात आई थी कि जो मूलभूत बातें हैं, तो मैं उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमने अपने दृष्टि पत्र में जो बातें कही हैं उसके अंदर हमने सारे मूलभूत विषयों को हमने लिया है। और धामी जी ने जो अपनी अच्छा देवेंद्र जी, ये तो आप सही बता रहे हैं, लेकिन एक बात खाली, ये सवाल जिस दिन से उत्तराखंड बना जो नीरज ने उठाया, ये आज तक जायज है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे लेकर जो सवाल हैं उसको लेकर जो काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें हम पीछे हैं, सरकारें कोई भी रही हो। तो इस बार क्या मुख्य एजेंडा ये हो सकता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे लेकर काम हो, वो चीज है वो शायद उसकी कमी रहती है, इसलिए उस पर विपक्ष भी और वरिष्ठ जो पत्रकार हैं नीरज जैसे वो सवाल उठाते हैं। जी स्वामी जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिन परिस्थितियों में कांग्रेस ने पिछली सरकार के समय में हमें प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था दी थी, हमने पिछले 5 साल के अंदर उसमें बहुत बड़े बड़े सुधार किए। और वर्तमान में भी जो हमारी टॉप एजेंडा है, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उनमें स्वास्थ्य अपने उच्च स्तर पर है। और यही कारण है कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर अस्पतालों की स्थिति को ठीक करने के लिए, और नए मेडिकल कॉलेज लाने के लिए, और आधारभूत जो सुविधाएं हैं अस्पतालों में उनको मुहैया कराने के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं। उनको तात्कालिक तौर पर लागू भी किया जा रहा है। और आपको ध्यान होगा कि कोविड काल में भी हमने जिस प्रकार से मुकाबला किया, वैक्सीनेशन किया, किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं की, वो उत्तराखंड में अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक ना होती तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार का दृष्टि पत्र जो नीरज जी भी कह रहे थे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम उस दृष्टि पत्र को लागू करने के लिए कृत संकल्प है। और एक दो बिंदु मैं और कहना चाहूंगा विकास के दृष्टिकोण से कि वृद्धावस्था पेंशन जो है पहले पति या पत्नी में से एक को मिलती थी और केवल 1200 रुपये मिलती थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो उसको 12 से बढ़ा के 1500 कर दिया गया है और पति पत्नी दोनों को मिलने वाली है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है निर्णय है। इसके अलावा जो हमारी गुड गवर्नेंस है, जो किसी भी सरकार की उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसमें जीरो टॉलरेंस करप्शन के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो 1064 का जो ऐप लागू किया गया है, उस ऐप के कारण से भ्रष्टाचार के कई मामले खुल रहे हैं। और चूंकि गोपनीय उसकी जांचें चल रही हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वो सरकार की जो नीयत है वो इस बात को प्रदर्शित करती है। शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो हमने 15,000 से बढ़ाकर 20,000 किया है। पर्यावरण मित्रों का जो मानदेय है 500 किया है। और अभी नीरज जी ने रोजगार की बात की थी, तो रोजगार हमको ध्यान में होगा कि जब पिछली बार पहली इनिंग में धामी जी आए थे तो उन्हें 25,000 जो पद सरकार के खाली थे उनको तत्काल भरने की कार्रवाई के आदेश किए थे और वो प्रक्रिया लगभग पूरी होने की स्थिति में है। वर्तमान में हम 3 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक तो सरकार की जो पद रिक्त है उनको भरने का, दूसरी ओर जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर रोजगार प्राप्त हो, और तीसरा जो स्वरोजगार का है। और इसमें पर्यटन का जो क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। और जो हमारे गेस्ट हाउसेज बने हैं, जो कि हमारे स्टे होम योजना है, उसमें 3800 रजिस्टर हो चुके हैं और करीब 10,000 लोगों का उसमें रोजगार मिल चुका है। तो ये चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं जिससे कि रोजगार की जो समस्या है उसका भी हम समाधान कर सकेंगे। तो इसीलिए जो सब बातें की जा रही है, तो पहला महीना तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी केवल वानगी 1 महीने की हमारे सामने दिखाई दे रही है। किसानों के बारे में निर्णय लिया गया है, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास कहने के लिए। चलिए वो लंबी लिस्ट पे अमरजीत जी से एक बार सुन लेते हैं भसीन साहब, फिर उसका जवाब भी आपसे ले लेंगे। अमरजीत जी,
बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बहुत सारी बातें सामने आई। नीरज जी ने भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं और देवेंद्र भसीन साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं। क्या कहेंगे आप उत्तराखंड को लेकर? जी देखिए, भसीन साहब मेरे आदरणीय हैं। अब उन्होंने जो कहा मैं उनकी बात काटूंगा नहीं, लेकिन सवाल यूं शुरू करूंगा। जब आपने उनसे पूछा कि आप उपलब्धियां बताइए, तो उन्होंने उपलब्धियां गिनानी शुरू करी पहली बैठक की, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी। दूसरी उन्होंने उपलब्धि गिनाई कि उत्तराखंड में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको लेकर के वेरिफिकेशन, यहां तक आकर उन्होंने तीसरी कर दी। उसके बाद जब आपने दूसरा प्रश्न किया, तब उन्होंने अपने 4-6 कुछ काम गिनाए, लेकिन जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। अगर आप इनसे पूछिएगा कि आपने 1 महीने की उपलब्धियां बता दीजिए, तो उपलब्धियां तो मुझे पता निश्चित रूप से नहीं हो सकती। केवल और केवल 1 महीने में ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो नजरिया है, ये पार्टी जा किस तरफ रही है, वो जरूर दृष्टिकोण का सामने आ जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं, जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से उत्तराखंड में जो आग लग रही है वनों को, वो समाप्त हो जाएगी? तो जरूर लाना चाहिए था इनको। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से बेरोजगारी दूर होती तो बहुत अच्छी बात है, महंगाई दूर होती तो बहुत अच्छी बात। इन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं करी कि महंगाई कैसे कम होगी। आप ध्यान करिए, 23 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और शपथ लेते ही पहले दिन शाम को जो तोहफा इन्होंने उत्तराखंड की जनता को दिया, वो 50 रुपए प्रति गैस सिलेंडर के रेट दाम बढ़ा दिए। उसके बाद आप देखिए, लगातार पेट्रोल के दाम लगातार वृद्धि होती रही। 31 मार्च को आते आते इन्होंने जो बच्चे बैठे हुए हैं कोरोना काल में, जिन्होंने काम किया, संविदा कर्मचारी थे, उनको हटाने का काम किया। 2100 से 2200 कर्मचारी उन्होंने उठा के बाहर करे। उसके बाद उन्होंने आश्वासन भी दिया, धन सिंह रावत जी ने आकर के, आपको कहीं ना कहीं आपका हटाया नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपका समावेश किया जाएगा। वो भी ना समायोजित हुए ना कुछ हुआ। ये तो रोजगार का हाल है, महंगाई का हाल मैं आपको बता चुका हूं। और भारतीय जनता पार्टी की जो अभी बात कर रहे थे, 1 नंबर लॉन्च किया, भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। तो भ्रष्टाचार का जो खुलासा बिना नंबर के आया, वो सबसे पहले यही आया कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से सहकारिता में बंदर बांट हुई अपनी पदों की, अपने अपनों कहते अंधा बांटे रेवड़ियां अपने अपनों को दे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया। तो ये इनकी उपलब्धियां हैं, जो 1 महीने का हमें जो नजर आता है ना नजरिया, मैंने आपसे कहा ये अंत नहीं है, ये शुरुआत समझ लीजिए, 1 महीने भर में इनकी शुरुआत की है। और दूसरा, उत्तराखंड राज्य जिसकी अर्थव्यवस्था केवल और केवल 4 धाम यात्रा पर या यात्रा से जुड़ी हुई है, रोजगार भी जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है, उस पर इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि आने वाले व्यक्ति का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन किए जाने को लेकर हम उनका स्वागत करते हैं, एक बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन उसके पीछे जो पृष्ठभूमि है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या अन्य बाबाओं ने यह बात कही कि उसकी पृष्ठभूमि ये है कि गैर हिंदू ना आए यहाँ पर। आप समझिए, मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, लेकिन पृष्ठभूमि ये है कि गैर हिंदू ना आए। ये केवल और केवल 2 साल से हमारा 4 धाम यात्रा किस तरह से प्रभावित हो रही है, लोगों को रोजगार का नुकसान हो गया, उत्तराखंड कर्जों में डूबा जा रहा है। बजाय ध्यान दें कि 4 धाम यात्रा कैसे सुचारू हो, वहां रास्ते कैसे सुगम हो, यात्रा कैसे सुरक्षित हो, इस पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं है। इस पर ध्यान है कि आने वाले, मुझे बताइए कौन गैर हिंदू, लगभग 1% भी ऐसा नहीं है कि जो कि मंदिरों में जाता हो या इनकी यात्राओं को प्रभावित करता हो। लेकिन एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए 99 लोगों को लाइन पे लगा देना चाहते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कोरोना काल में लाइन पे लगाया, जिस प्रकार से इन्होंने नोटबंदी के दौरान लोगों को लाइन पे लगाया, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये नाम नहीं लेते, लेकिन इनकी मंशा कुछ और होती है, दृष्टिकोण कुछ उनका और होता है। ये सब बातें ये तो केवल निकल के आ रही हैं। इसके अलावा भी आप देखिए, जब वनों को आग लग रही थी, इनके वन मंत्री बंबई से बैठ करके वहीं से समीक्षा कर रहे थे। उसके अलावा आप देखिए, सतपाल महाराज अगर जाते हैं, 4 धाम यात्रा की ओर जाते हैं, सड़कों का निरीक्षण करने जाते हैं, 2-2 घंटे जाम में लगे, वो खुद फंस जाते हैं। अभी तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत नहीं हुई और माननीय मंत्री जी 2-2 घंटे जाम में फंसते हैं। इससे समझा जा सकता है, माननीय मंत्री जब बैठक लेते हैं, बैठक से अधिकारी उठ के चले जाते हैं। इससे समझा जा सकता है कि 1 महीने के कार्यकाल में इनकी उपलब्धियां क्या है। और दूसरी बात मैं आ रहा हूं, आप कहेंगे मैं समय ले रहा हूं, समय नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक वोट बटोरने की मशीन बन के रह गई है। इनका ध्यान अब केवल इस बात पर है कि चंपावत चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि हारे हुए को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अब मुख्यमंत्री को फिर अपने आप को साबित करना कि मैं ही सही मुख्यमंत्री था। अगर वो सही होंगे तो वक्त आने पर पता लग जाएगा। लेकिन उनका लक्ष्य उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा नहीं है, महंगाई नहीं है, रोजगार नहीं है। आपने इनसे पूछा कि भाई आप बताइए, स्वास्थ्य का बात कर ही नहीं रहे।
स्वास्थ्य पे बात करनी है, कह रहे कि हमने बहुत अच्छे काम कर दिए। इनके चलिए। पास डॉक्टर नहीं है पहाड़ चढ़ने के लिए। अमरजीत जी मैं बता रहा हूं, इसी पे जवाब ले रहे थे हम कि जो चीजें हैं वो सामने आए। बिल्कुल आपके बाद देवेंद्र जी आपसे अंतिम में लूंगा, नीरज से एक मैं सवाल ले लूं और उसके बाद फिर आप सबका जवाब दीजिएगा। देवेंद्र जी फिर सबका जवाब दीजिएगा एक साथ। नीरज भाई, एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड में एक और चुनाव अभी आ रहा है, तो ऐसे में एक बात होती भी है कि भाई मुख्यमंत्री को चुनना है तो चंपावत के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और मुख्यमंत्री भी उसमें गंभीर इसलिए रहेंगे कि उन्हें चुनकर आना है। तो चुनाव को लेकर भी बहुत सारी योजनाएं हैं वो बनती हैं और लगातार बनती रहेंगी, हमेशा चलता है, ये तो एक अलग वो हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें दो विषय पे आप जल्दी से अपनी बात रखिएगा। एक तो ये कि उत्तराखंड बड़ा संवेदनशील है कुछ मामलों को लेकर, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन हुआ है, तो ऐसे में जो लोग गए हैं उसके भी सत्यापन की बात हो तो विपक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए। एक बात, उसमें किसी प्रकार की हम कहेंगे कोई भी उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज की जरूरत हो गई जिस तरीके से देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रप्रयाग और भी जगह गुब्बारे की तरह फूलती जा रही है, अवैध बस्तियां बसती जा रही हैं, उस पर तो बात होनी चाहिए। आखिर कोई तो शुरुआत करे किसी कारण से ही सही, चलिए कहीं से तो एक कुछ निकल के आए। इस पर आपका क्या नजरिया है नीरज भाई? और वास्तव में और कौन सी वो चुनौती है जिस पर सबसे ज्यादा काम करना होगा इस सरकार को? जी देखें, आपने पहली बात कही सत्यापन की, पुलिस वेरिफिकेशन की। राज्य और राज्यवासियों के हित में पुलिस वेरिफिकेशन कराना, सत्यापन कराना, प्रदेश की सुरक्षा करना और प्रदेश के लोगों का संरक्षण करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का कर्तव्य है, और सरकार इस दिशा में जहां भी आगे बढ़ती है उसका स्वागत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर दो बात, लेकिन मुझे एक बात पे थोड़ी सी आपत्ति है, और खाली बीजेपी सरकार पे आपत्ति नहीं है, पिछले 22 वर्षों में जितनी सरकारें रही हैं उन सारी सरकारों पे आपत्ति रही है ये वेरिफिकेशन वाले मामले में। स्वामी जी, लाखों लोग प्रदेश के अंदर मलिन बस्तियों में स्थापित हो चुके हैं और बहुत अच्छे ढंग से स्थापित हो चुके हैं, और सरकारों ने उनको बसाया है। बिल्कुल, और बिजली, पानी, राशन कार्ड सब दे दिया उनको। आधार कार्ड, सिर्फ वोटों की खातिर जो है आपने उनको बसा दिया। कई लाख लोग हैं और उन बस्तियों में सभी वर्गों के लोग रहते हैं। किसी एक का आज तक कोई वेरिफिकेशन किसी सरकार ने कराया हो? वहां तो सियासत की खातिर आपने सबको छूट दे दिया। अब आप वेरिफिकेशन करा रहे हो, तो इसमें दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन करना तो उन लाखों बस्तियों में जो लाखों लोग रह रहे हैं उनका वेरिफिकेशन भी करो, देखो कौन लोग रह रहे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, किन लोगों के साथ उनका लिंक है। नंबर दो बात, एक बात आपने और कही थी, हाँ, आप सबसे बड़ी समस्या जो मैंने आपको बताई, सबसे बड़ी समस्या है जो स्वामी जी, वो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। अभी मैं कल ही शाम के समय गुरुद्वारा साहिब जा रहा था, और शाम के 7:30-8 बजे के करीब नगर निगम से लेकर और लगभग परेड ग्राउंड तक मैंने देखा कि जो उपनल से जो कर्मचारी जो कोविड के दौरान हेल्थ सर्विसेज में लगे थे, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ के लोग हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, चाहे डॉक्टर्स के लोग हों, लगभग 650 ऐसे लोग थे जिनकी सरकार ने भी हाल ही में सेवाएं समाप्त कर दी। वो कैडल मार्च जुलूस निकाल रहे थे, मैं 20 मिनट उस ट्रैफिक में खड़ा रहा। तो ये जो एक रोजगार का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, महंगाई का मसला बहुत बड़ा मसला है। तीसरी बात, नारायण दत्त तिवारी जी के समय से एक नियम बना था कि बिजली कटौती पूरे प्रदेश के अंदर होगी अगर बहुत बड़ी कोई इमरजेंसी आ जाती है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, लेकिन देहरादून एग्जेम्प्ट रहेगा, कैपिटल हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगी। आज देहरादून में भी 5-5, 6-6 घंटे, 4-4 घंटे जो है बिजली की कटौती हो रही है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये बुनियादी जो चीजें हैं ना, इस पे सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। देवेंद्र जी आप जवाब दीजिए सब बातों का। जी की बात से शुरू करता हूँ। ये अमरजीत जी तो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उन पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस पे टिप्पणी करूंगा। ये वही पार्टी है जिसने कि भारत को एक शरणगृह बना दिया, धर्मशाला बना दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत सीधे शब्दों में कहती है कि भारत को हम किसी का आरामगाह बनाने के लिए, शरणगृह बनाने के लिए नहीं है। और जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में हुआ, तो हमारे मित्रों को पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के आए हुए लोगों ने कुछ गड़बड़ों को किया। आप क्या चाहते हैं उत्तराखंड के अंदर भी इस प्रकार करते हैं? अगर सरकार कोई कदम उठा रही है तो उसका तो आपको स्वागत करना चाहिए देश हित में। पर देवेंद्र जी, नीरज ने कहा कि उन बस्तियों में भी जो वो बस्तियां हैं, नीरज जी की बात नहीं कर रहा, मैं अमरजीत जी की बात कर रहा हूँ जी। नीरज जी नरज जी पर कुछ नहीं कर रहा मैं जो टिप्पणी कर रहा हूँ, स्वागत किया है, जो मैं टिप्पणी कर रहा हूँ वो अमरजीत जी की बात पे कर रहा हूँ। पहली बात। दूसरी बात, जो आपकी चारधाम यात्रा की बात है, तो मैं जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय पूरे उत्तराखंड के अंदर जबकि यात्रा शुरू नहीं हुई है, जो भी यात्रा शुरू होने में करीब हफ्ता भर बाकी है, होटल वगैरह सारे बुक हो चुके हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो दशक है उत्तराखंड का होगा,
तो वो चरितार्थ होता हमको दिखाई दे रहा है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी उनकी उपनल कर्मचारियों की बात आई या कोविड काल के, उनके बारे में हमारे मंत्री जी ने साफ कर दिया कि उनको दिया जाएगा, उनका समायोजन होगा। और जो पेट्रोल गैस की महंगाई की बात कर रहे हैं, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के हमारे नेता होमवर्क क्यों नहीं करते। उनको क्यों नहीं दिखाई देता कि यूक्रेन और रूस का युद्ध ने पूरी दुनिया के अंदर जो आग लगा रखी है पेट्रोल के दामों में, वो उनको महसूस कर नहीं होती। अभी हमारे जो पुरी साहब हैं, हरदीप पुरी जी, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर डाटा रखा। उन्होंने कहा कि जितनी भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वो नीचे से नंबर 2 पर हैं, जबकि अन्य देशों में 50 से 60% जो है दाम बढ़ चुके हैं। लेकिन भारत सरकार कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार से नियंत्रण करा जाए, और रूस से हम समझौता कर रहे हैं कि हमको रूस से तेल का आयात हो जाए। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय तैयारियां हैं। इन कांग्रेस को केवल राजनीति करनी है, इसीलिए उनके जो प्रवक्ता आकर के बार बार बातें बोलते हैं। जहाँ तक पलायन की बात है, उसी के तहत हमने हिम प्रहरी योजना जो है चालू की है। हमारे दृष्टि पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। और जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, वहाँ युवाओं को, हमारे पूर्व सैनिकों को आदि को बसाने की और उनके रोजगार की व्यवस्था करने की एक व्यापक योजना बनी हुई है, जिसको हमने शुरुआत उसकी कर दी है। तो जो पलायन भी रुकेगा और प्रदेश की सुरक्षा का भी उसके अंदर स्थितियां बनने वाली हैं। इसके अलावा कई योजनाएं। तो पहला महीना जो अभी गोस्वामी जी आपकी डिबेट का मुख्य है, वो ये है कि पहले महीने के अंदर श्री धामी ने जो अपनी वानगी दिखाई है, वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। और जो राजनाथ सिंह जी उनके लिए बोलते थे कि 2020 के धाकड़ बैट्समैन है, तो धामी जी ने सिद्ध करके दिखा दिया है। एक महीने में जब इतने सारे काम हो चुके हैं, तो दूसरी ओर हम आगे कितनी तेजी से बढ़ेंगे, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और दृष्टि पत्र तो हमारे लिए गीता के समान है, हम तो उसको लागू करना ही करना है, क्योंकि उसके वचन के आधार पर जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। जब तक चुनाव का सवाल है, तो निश्चित तौर पर चुनाव तो होना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया इसलिए कि धामी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था प्रदेश का। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद से धामी जी को हमने घोषित किया था कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और 2/3 बहुमत से हमारी पार्टी जीत करके आई है। तो पार्टी ने जो जनता से वादा किया था, उस वादे को हमने पूरा किया है। कांग्रेस के अंदर तो स्थितियां ये रही है कि अपना चेहरा भी घोषित नहीं कर पाए, और हालात ये रहे कि हारने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष नहीं ला पाए। विधानसभा का पहला सत्र चला गया बिना नेता के, बिना नीति प्रतिपक्ष के, वो अपना पूरा का पूरा समय निकल गया। तो ये कांग्रेस की जनता के प्रति जो जवाबदेही नहीं रहती है, वो ये है। और कांग्रेस का जो घमासान चल रहा है, वो सब जानते हैं। उससे ध्यान हटाने के लिए अनर्गल आरोप करना कांग्रेस के हमारे साथियों की एक आदत बन गई है। लेकिन अपनी बात मैं इस रूप में समाप्त कर दूंगा कि 1 महीने की बान की बात धामी जी ने बहुत शानदार प्रस्तुत की है। दृष्टि पत्र के हर चीज को हम लागू करने वाले हैं, और उत्तराखंड को 2025 में अगली राज्य बनाने का जो संकल्प धामी जी ने किया है, वो निश्चित तौर पर उसको उनके नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दशक उत्तराखंड का दशक है, निश्चित तौर पर सिद्ध होने वाला है। और ये बातें हमने देखी है। पूरे प्रदेश की जनता का हमारे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है, अपने मुख्यमंत्री पर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। और जो लोग अविश्वास व्यक्त करते हैं, उनको जनता ने नकार दिया है, किनारे कर। अमरजीत जी 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा जी। जी, इन्होंने कहा साहब कांग्रेस पार्टी बिना चेहरे की उतरी है। तो इन्होंने जो जिस चेहरे पर चुनाव लड़ा, जनता ने उसको नकार दिया। जिस चेहरे पे उन्होंने चुनाव लड़ा, जनता ने उसको नकार दिया, तो उन्होंने अब दोबारा उसको थोपने के लिए चुनाव की बात कर रहे हैं। चलिए, एक विषय तो केवल वो हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में बांग्लादेशी बाहर से आया, जहांगीरपुरी में क्या हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा वसीम साहब को, वो मेरे से ज्यादा चीजों की समझ रखते हैं। उनको 15 साल से दिल्ली में नगर निगम, वो जब उस पर कब्जा है भारतीय जनता पार्टी का। अगर वहां आके कोई बांग्लादेशी, सो कॉल्ड, मैं नहीं कह रहा बांग्लादेशियों केवल वो, क्योंकि इनका काम है कि चीजों को थोपना, कभी किसी धर्म विशेष की बात करेंगे, कभी किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की बात करेंगे। अगर वहां कुछ लोग बसे हैं, तो उसको बसाने में क्या कांग्रेस पार्टी का हाथ है? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां पर राज कर रही है नगर निगम में। और रही उत्तराखंड की बात करें, तो 5 साल से आप थे, तो आपने तब क्यों नहीं सत्यापन कराया? आज अगर आप दोष कांग्रेस में मरते हैं, अगर हम तो फिर कहते हैं आपने शुरुआत करी, एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन आपकी मंशा स्पष्ट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं आपसे। मैं दूसरी बात, महंगाई को लेकर के जिस प्रकार से आपने कहा पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, वो केवल और केवल यूक्रेन की वजह से बढ़े हैं। तो इनसे पूछे, जब चुनाव हो रहा था, तो क्या उस वक्त यूक्रेन की समस्या नहीं थी? ना हम यूक्रेन से तेल खरीदते हैं, ना हम रशिया से तेल खरीदते हैं। हमारा तेल का जो भंडारण होता है, वो लगभग सऊदी देशों से होता है, जबकि वहां पर तेल सस्ता हुआ है। और अगर रूस ने भी अपनी बात रखी, तो रूस ने भी कहा हम 50% तेल सस्ता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे झूठ बोल रहे हैं।
तेल हमें पहले से सस्ता मिल रहा है और इन दिनों में भी तेल के दाम घटे हैं। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दिनों में तेलों के दाम रोक करके रखे और चुनाव खत्म हुए होते ही इन्होंने तेल के दाम लगातार बढ़ाए। ये इन्होंने जनता के साथ धोखा किया। आज ये केवल और केवल आरोप लगाते हैं तेलों के दाम बढ़ने के लिए, यूक्रेन और रशिया की बात करते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, तेल के दाम बढ़ने से रूस का ना मतलब है ना यूक्रेन का मतलब है। और रही बात स्वास्थ्य सेवाओं की, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल देख लीजिए कि किस प्रकार से घोटाले सामने आ रहे हैं। एम्स का घोटाला देख लीजिए, सामने आ गया आपके ताजा ताजा। उसके अलावा 5 साल में इनकी सरकार रही और दून हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन तक नहीं थी। आप समझिए, राजधानी का सबसे बड़ा राजकीय हॉस्पिटल, उसके अंदर एमआरआई मशीन नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है। कोई डॉक्टर पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं है, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। जो कोरोना काल में जिस प्रकार से संविधान में रखे कर्मचारियों के साथ जिन्होंने हाल किया, आज आने की स्थिति ये, मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव में बिजी होने जा रहे हैं। और हकीकत ये है कि चौथी लहर आने को तैयार है, कोरोना की दरवाजे पे खड़ी है और ये अपने संविदा कर्मचारियों को हटाने जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या है, केवल चुनाव जीतना और जनता को बरगलाना। अब बरगलाने से चलिए अमरजीत जीतते जी, हैं। बिल्कुल, जी। क्योंकि समय एकदम खत्म हो गया है। आप सभी लोगों ने हमें अपना समय दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में भी लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है और जिस तरीके से धामी सरकार कार्य कर रही है उसे लेकर बहुत सारी जनता को आशाएं हैं कि वास्तव में उत्तराखंड के अंदर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना बाकी है। चर्चा खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।